हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12वीं क्लास की जो हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर अध्याय 16 कर रहे हैं जो जैविक और अजैविक संसाधनों से संबंधित है। इस अध्याय के अंदर जो है अपने लास्ट टॉपिक जो कर रहे थे वो कर रहे थे मत्स्य संसाधन। मत्स्य संसाधन यानी जो मछलियां हैं वो एक संसाधन के रूप में मानव के जीवन के अंदर काफी इनका योगदान जो है वो बढ़ चुका है। मत्स्य संसाधन की भारत में बात करें तो भारत में अनेक नदियों से, तालाबों से, पोखरों से, समुद्र तट से, जैसे पूर्वी समुद्र तट है, पश्चिमी समुद्र तट है, वहां से मछलियां पकड़ी जाती हैं। लगभग 1800 प्रकार की जो प्रजातियां हैं मछलियों की पाई जाती है, लेकिन उनमें से कुछ ही प्रजातियां जो है विशेष रूप से पकड़ी जाती है व्यापारिक दृष्टि से। भारत के कुल संभावित क्षेत्र की बात की थी अपने भी, इसमें 25% भाग जो है उसके अंदर कुल सम्मिलित क्षेत्र में अपने मछलियां पकड़ी जाती है। कुल यहाँ मत्स्य उत्पादन जो है वो 60% अपने महासागरों से किया जाता है और 40% जो है वो आंतरिक जलाशयों से किया। अब 60% में से भी अपने जो है 70% पश्चिमी समुद्र तटीय जो क्षेत्र है उनसे, और 30% जो है पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र है उनसे किया जाता है भारत में उत्पादन मत्स्य संसाधन का। तो ये अपनी बातें मत्स्य संसाधन के अंदर कर ली थी। अब यहाँ पे भारत के संबंध में कर रहे हैं, तो भारत में मत्स्य उद्योग का महत्व जो है इस प्रदान इससे अपने करेंगे स्टार्ट पॉइंट से। भारत में मत्स्य जो उद्योग है उसका महत्व, उद्योग का महत्व। तो देखिए भारत में मत्स्य उद्योग जो है इसका क्या महत्व है। तो देखिए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है अपने भारत की, लेकिन फिर भी अपने भारत में जो मत्स्य संसाधन है, इस मत्स्य जो संसाधन है इनका पर्याप्त महत्व जो है वो रहता है। मछलियां जो होती हैं वो प्रोटीन युक्त आहार होती हैं। मछलियां प्रोटीन युक्त आहार होती हैं, प्रोटीन युक्त होती हैं, यानी इनका जो आहार है वो प्रोटीन युक्त होता है। और प्रोटीन युक्त होने से ये क्या करती हैं, जो आहार होता है उस आहार को संतुलित बनाती हैं और संतुलित बनाकर कुपोषण से रक्षा करती है। कुपोषण से रक्षा करती है कैसे, आहार संतुलित बनाकर कुपोषण से रक्षा करती है। अब अगर बात करें आगे, तो मत्स्य जो व्यवसाय है, मत्स्य व्यवसाय जो है, इस मत्स्य व्यवसाय के अंदर 1.14 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। 1.14 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जीवन स्तर ऊंचा होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है मत्स्य व्यवसाय से, जीवन स्तर ऊंचा उठता है, या जीवन स्तर का विकास जो है बहुत बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से जो लोग हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो मछलियों का जो निर्यात है, मछलियों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जो कि व्यापार संतुलन में सहायक होती है। व्यापार का जो संतुलन है उसको संतुलन करने में सहायक होती है। मत्स्य व्यवसाय जो है, इस मत्स्य व्यवसाय में 1.5 लाख नावें, मत्स्य व्यवसाय में 1.5 लाख नावें तथा 8 लाख परिवार
लगे हुए हैं। 8 लाख परिवार जो है वो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। 8 लाख परिवारों को रोजगार प्राप्त होता है और इस व्यवसाय के लिए 1.5 लाख जो अपने 1.5 लाख जो हैं नावें जो हैं उन नावों की जरूरत पड़ती है। अब इसमें बात करें तो मत्स्य व्यवसाय से, पांचवा आता है इसमें मत्स्य व्यवसाय से। और क्या होता है? मत्स्य व्यवसाय से नाव बनाना, मछलियों को पकड़ने के लिए जाल तैयार करना, मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बनाना, ठीक है। जाल वगैरह जो बनाए जाते हैं वो आ जाते हैं इसमें। रस्सियां बनाना, डिब्बा बंद करना, मछलियों से तेल निकालना आदि जो व्यवसाय हैं इन व्यवसायों का भी सृजन होता है भारत में मत्स्य अगर व्यवसाय की बात की जाए तो। इसके बाद अब ये तो मत्स्य व्यवसाय का हो गया उद्योग का महत्व भारत में। भी जो महत्व है वो इस दृष्टि से भारत के अंदर बहुत ज्यादा जो है इसका रहता है। भी रोजगार की दृष्टि से कर लीजिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर लीजिए, ठीक है, और लोगों को जो है रोजगार जो सृजन होते हैं वो कर लीजिए। इसके बाद आती है बात जो मत्स्य उपलब्धता की अनुकूल दशाएं। मत्स्य उपलब्धता की अनुकूल दशाएं। मत्स्य जो उपलब्धता है, इस मत्स्य उपलब्धता की अनुकूल दशाएं जो हैं वो क्या है? तो देखिए भारत में अपने बात कर रहे हैं तो भारत में मत्स्य उपलब्धता की जो अनुकूल दशाएं मिलती हैं वो 3 प्रकार से अपने देखी जा सकती है। या 3 प्रकार से जो होते हैं इसके दशाएं होती हैं। एक तो पहले आते हैं छिछले समुद्र, पहले आते हैं छिछले समुद्र। अब छिछले समुद्र की बात कर रहे हैं कि छिछले समुद्र क्या होता है? तो देखिए ये जो समुद्र होते हैं या छिछले समुद्र जो होते हैं वो 100 फैदम या 600 फुट गहरे होते हैं। मतलब ये है भाई 100 फैदम या 600 फुट तक गहरे छिछले जो समुद्र तट होते हैं, उन छिछले समुद्र तट जो है वो मछलियों के लिए अनुकूल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इस गहराई पर यानी ये 100 कदम तक की जो गहराई है, इस गहराई तक सूर्य की जो किरणें हैं वो आसानी से पहुंच जाती है। इससे पहुंच जाती है, इससे जो मछलियां हैं उन मछलियों की जो वृद्धि है, विकास है, वो अच्छा होता है। छिछले समुद्र तटों पर प्लैंकटन व कई पर्याप्त मात्रा में जो जीव हैं वो उपलब्ध होते हैं। इनको खाने के लिए तथा अंडा देने के लिए जो मछलियां हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच जाती हैं। दूसरा जो आता है वो आते हैं नदियों के मुहाने। नदियों के मुहाने। अब नदियों के मुहानों की बात करें तो देखिए ये नदियों का जो मुहाना है यहां पर प्लैंकटन नामक छोटे जीव पाए जाते हैं। प्लैंकटन नामक छोटे जीव जो हैं, ये प्लैंकटन नामक छोटे जीव पाए जाते हैं जो मछलियों के भोजन के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। और ये जो आवश्यक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ मिल जाता है। तो इसलिए जो नदी मुहाने हैं उन नदी मुहानों पर ये प्लैंकटन की अधिक मात्रा होने के कारण मछलियां जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा कुछ सड़े गले पदार्थ जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थ खाने के लिए मछलियां यहाँ पर आती हैं। तो ये भी एक अच्छा जो है अपना प्लेस होता है नदी मुहाने के क्षेत्र जो है वो मछलियों की उपलब्धता की अनुकूल दशाओं में। तीसरा इसमें आता है ठंडी व गर्म जल धाराओं का मिलन स्थल। तीसरा आता है ठंडी व गर्म जल धाराओं
के मिलन स्थल। अब इसमें देखिए क्या होता है, जब ठंडी और गर्म जल धाराएं का जो मिलन स्थल होता है, उस मिलन स्थल पर मछलियां जो हैं वो काफी मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं, या मछलियों की प्राप्ति के लिए मुख्य क्षेत्र होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए जब दो भिन्न तापमान वाली धाराएं आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से मछलियां जो हैं वो इस परिवर्तित ताप को सहन नहीं कर पाती, और सहन नहीं कर पाएगी तो वो सतह जो होती है समुद्र की, उस सतह पर ये एकत्र हो जाती है। इसके अलावा ये ठंडी और गर्म जो जल धाराएं मिलती हैं, इन ठंडी और गर्म जल धाराओं के मिलने से प्लैंकटन नामक जो जीव है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलता है, और उस प्लैंकटन नामक जीव के कारण जो है अधिक वृद्धि और विकास जो है करते हैं, और भोजन प्राप्ति के लिए मछलियां जो हैं वो यहाँ पर आ जाती है इसको खाने के लिए। तो ये भी एक अच्छा जो स्रोत है अपने आता है। तो ये मतलब इसके मत्स्य उपलब्धता की अनुकूल दिशाएं जो हैं उसमें आता है। इसके बाद आगे जो पॉइंट आएगा अपना, उसकी बात करें तो आगे आएगा मत्स्य प्राप्ति के मुख्य क्षेत्र। भारत में मत्स्य प्राप्ति के मुख्य क्षेत्र क्या हैं? मत्स्य प्राप्ति के मुख्य क्षेत्र। ये जो मत्स्य प्राप्ति होती है, इस मत्स्य प्राप्ति होने के जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? तो पहला आता है समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। अब ये समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र की बात हो रही है, मतलब ये है भी जो समुद्र तट है, या यह क्षेत्र जो होता है वो समुद्र तट से 100 किलोमीटर की दूरी तक, यानी समुद्र तट से 100 किलोमीटर दूर खुले समुद्र तक होता है, खुले समुद्र तक होता है। अब इस खुले समुद्र में भी अधिक जो मछलियां पकड़ी जाती हैं वो पकड़ी जाती हैं 40 किलोमीटर के दायरे तक, मतलब 40 किलोमीटर तक जो एरिया है उस 40 किलोमीटर के एरिया तक जो है क्षेत्र जो है वहां तक ये मछलियां पकड़ी जाती है। मुख्य रूप से जो मछलियां समुद्र तटीय क्षेत्रों से या मत्स्य क्षेत्र से जो पकड़ी जाती है उनके अंदर से बात करें तो शार्क है, मकरेल है, टूना है, इल है, कैटफिश है, झींगा है, परंत है, मुलेट है, एकांकी है, ओल है, इस टाइप की ये कुछ मछलियां हैं जो समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र से पकड़ी जाती है। आगे दूसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है नदीमुख मत्स्य क्षेत्र। नदीमुख मत्स्य क्षेत्र। अब नदीमुख मत्स्य क्षेत्र की बात हो रही है यहां पर, भाई नदी के मुख के समीप जो मत्स्य क्षेत्र पाया जाता है वो, तो देखिए अपने जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, हुगली, महानदी, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती जो है, कावेरी है, ठीक है, तो ये कृष्णा है, इस प्रकार की जो ये नदियां हैं, इन नदियों का जो मुहाने हैं उन मुहानों में भी अपने मछलियां पकड़ी जाती हैं। और ये जो नदियों के मुहाने हैं, इन मुहानों पर 6 से 9 माह की जो मछलियां हैं, मछलियां जो हैं उन मछलियों को पकड़ा जाता है। 6 से 9 माह की मछलियां जो हैं उन मछलियों को यहां पर पकड़ा जाता है नदी मुहानों के क्षेत्र पर। मछली यहां पर कौन कौन सी पकड़ी जाती है? पर्च, अप, कार्क, कैटफिश, कटला है, राहू है, आदि जो ये मछलियां हैं ये पकड़ी जाती है। इसके बाद तीसरा जो क्षेत्र आता है अपने, वो आता है मीठे जल का, मीठे
जल प्राप्ति के, जल मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र, मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। अब मीठे जल के मत्स्य क्षेत्रों की बात करें तो इनमें देखिए जैसे नदियां, सिंचाई बांध वगैरह जो हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, पोखर हैं, नहरें हैं आदि जो ये इलाके आते हैं इनमें ये आते हैं। इसके अलावा गंगा है, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती वगैरह जो है, कावेरी नदियां जो हैं, इसकी सहायक जो मुख्य नदियां हैं, इनसे भी मछलियां वगैरह जो है वो पकड़ी जाती है। चौथा जो आता है वो आता है मोती मत्स्य क्षेत्र। 4 नंबर पे आता है अपने मोती मत्स्य क्षेत्र। अब मोती मत्स्य क्षेत्र की बात करें तो मोती मत्स्य क्षेत्र जो है वो कहाँ मिलता है? तो देखिए भारत के जो समुद्री क्षेत्र हैं उन समुद्री क्षेत्रों में जैसे कच्छ की खाड़ी है, सौराष्ट्र तट है, मन्नार की खाड़ी है, तमिलनाडु का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आयस्टर नामक मछलियां पाई जाती हैं। और ये जो आयस्टर नामक मछलियां हैं, ये मछलियां जो हैं इनसे बहुमूल्य मोती जो है वो प्राप्त होती है, बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। अब बहुमूल्य मोती तो इनसे प्राप्त हो गए, इसके अलावा इन मछलियों को पालने के लिए या मोती प्राप्त करने के लिए एक रासायनिक इंजेक्शन का भी उपयोग किया जाता है, लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कुछ समय पश्चात इनके शरीर में मोती बन जाता है, मोती बन जाता है। जापानी जो विशेषज्ञ हैं उनकी सहायता से कच्छ और सौराष्ट्र जो तट है उन क्षेत्रों पर आजकल जो है मोती के लिए इन मछलियों का जो व्यापार है वो किया जाने लग गया है। समुद्र तटीय इलाकों में इन मछलियों को जो है उत्पन्न कर कर वहां से मोती उत्पादन का भी व्यवसाय जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है। इसके बाद 5वां जो आता है वो आता है शंख मत्स्य क्षेत्र। शंख मत्स्य क्षेत्र। अब शंख मत्स्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए समुद्र तटों के पास दलदली तथा बलुई जो अपने क्षेत्र होते हैं उन दलदली या बलुई क्षेत्रों में 13 मीटर की गहराई तक, 13 मीटर की जो गहराई है उस 13 मीटर की गहराई तक विभिन्न आकार व प्रकार की शंख मछलियां जो हैं वो मिलती हैं। जैसे अपने तमिलनाडु, केरल, सौराष्ट्र तट की बात करें या पश्चिमी तट पर बात करें तो अक्टूबर से मई तक शंख मछलियां जो हैं वो बहुत ज्यादा पकड़ी जाती है। इनके ऊपर का जो आवरण होता है उस आवरण का उपयोग आरती के समय मंदिरों में किया जाता है, जिसे अपने शंख बोलते हैं। यानी जो शंख बजाया जाता है वो ही होता है इन मछलियों के ऊपर का आवरण, उसका उपयोग जो है किया जाता है पूजा अर्चना में आरती करते समय। इसके बाद अगला आता है विकास के प्रयास। भारत में मत्स्य उत्पादन के या मत्स्य जो उद्योग है इस उद्योग का विकास को करने के जो उपाय हैं, प्रयास हैं, वो भारत सरकार क्या कर रही है? तो मत्स्य व्यवसाय के विकास के प्रयास, मत्स्य व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय के विकास के प्रयास। मत्स्य जो व्यवसाय है इस मत्स्य व्यवसाय के विकास के प्रयास जो है वो क्या है? तो देखिए भारत में बात करें तो मछलियां पकड़ने और उत्पादन करने के लिए विशेष प्रकार के कुछ मत्स्य क्षेत्र निर्मित किए गए हैं या मत्स्य क्षेत्र जो पोताश्रय है वो बनाए गए हैं। एक तो आता है ये विकास में भी एक क्या किया गया, मत्स्य क्षेत्र पोताश्रय जो है वो बना दिए गए। पहला आता है मछलियों को पकड़ने तथा उत्पादन करने के लिए
विशेष प्रकार के मत्स्य प्रकार के मत्स्य क्षेत्र पोताश्रय बनाए गए हैं। तो ये आता है। सेकंड बात करें तो सेकंड देखिए क्या होता है, भारत में जो मत्स्य अपने उद्योग है, उस मत्स्य उद्योग को के विकास को अपनाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। इसके अलावा मछलियों को पकड़ने के लिए जो आधुनिक बड़ी नौकाएं हैं उनको भी काम में लिया जा रहा है। आधुनिक बड़ी नौकाओं का उपयोग किया जा रहा है मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तीसरा जो है, पकड़ी हुई जो मछलियां हैं उन मछलियों को, यानी पकड़ी गई मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए शीत भंडार तथा परिष्करण व सुखाने की इकाइयां जो हैं वो लगाई जा रही हैं। शीत भंडार एवं परिष्करण व सुखाने की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं या की गई हैं, स्थापित की गई हैं। तो ये इसका अपने जो प्रोसीजर है वो आता है, इसकी जो है स्थापना कर दी गई है जिससे ये विकास कर सके। इसके बाद दो आता है दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के जो प्रमुख रेल मार्ग है उन रेल मार्गों पर जो द्रुतगामी रेलगाड़ियां वगैरह जो हैं उनको अपने मालगाड़ियां जो हैं उनका निर्माण किया गया है। शीत भंडारों के साथ में मछुआरों को मछली पकड़ने के जो आधुनिक तरीके जो हैं उन तरीकों को जो प्रशिक्षण है उनको देने के लिए तुत्तीकुड़ी जो तमिलनाडु है वहाँ पर अपने सतपारी महाराष्ट्र में कोच्चि के अंदर अपने या विशाखापट्टनम जो है वहाँ पर केंद्र खोले गए हैं। मछलियों के नए उत्पादों की खोज करने के लिए भारत सरकार ने अनुसंधान शालाएं वगैरह जो हैं वो अनुसंधान शालाएं स्थापित कर दी हैं। ट्रालरों की सहायता से गहरे जो समुद्र हैं उन गहरे समुद्रों में मत्स्य क्षेत्र जो हैं उनका पता लगाकर मछलियों को पकड़ा जा रहा है। इसके अलावा मत्स्य जो उद्योग कर रहे हैं उन मछुआरों की दशा सुधारने के लिए जो सरकारें हैं वो मछलियों का क्रय विक्रय करने में सहयोग कर रही हैं। उनका क्रय विक्रय करने के लिए आधुनिक जो व्यवस्था है वो आधुनिक व्यवस्था जो है वो बनाती जा रही है। इसके बाद आगे आते हैं मत्स्य बंदरगाह। मत्स्य बंदरगाह तो देखिए भारत के अंदर मत्स्य बंदरगाह जो है वो कौन कौन सी हैं। तो भारत में दो प्रकार के अपने दो तट पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है पूर्वी समुद्र तट और एक पाया जाता है पश्चिमी समुद्र तट। तो आगे इसमें मत्स्य बंदरगाह की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो तट है इसके उन तटों पर बंदरगाह निर्मित किए गए हैं। मत्स्य बंदरगाह जो है उन बंदरगाहों का यहाँ निर्माण किया गया है। तो देखिए समुद्र तटों पर जो मत्स्य है उस जो मत्स्य बंदरगाह या पोताश्रय जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ पर मछलियां पकड़ने, छांटने, संग्रह करने हेतु शीत भंडार वगैरह जो है वो दिए गए हैं। मछुआरों को सूचना देने के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा मत्स्य व्यवसाय में जो उपयोग आने वाली चीजें हैं उन चीजों को जो है पूरा करवा के दिया जा रहा है। जहाजों को सुरक्षा देने का जो कार्य है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे पूर्वी तट की अगर बात करें भारत में तो वो पूर्वी तट पर जैसे कोलकाता है, भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पे जैसे कोलकाता, कटक, पुरी, ठीक है, ये कटकपुरी है, गंजम है, कलिंगपट्टनम है, विमलीपट्टनम है,
ये जो बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों पर अपने पोताश्रय वगैरह, बंदरगाह वगैरह जो है इनका निर्माण किया गया है। पश्चिमी तट पर अगर बात करें तो पश्चिमी तट पर जैसे पोरबंदर आ जाता है, सूरत है, मंगलोर है, रत्नागिरी है, देवगढ़ है, ये जो अपने बंदरगाह है, पोताश्रय जो है, इनके निर्माण के लिए यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। इसके बाद अपने आती है बात उत्पादन और व्यापार की। मत्स्य जो उत्पादन है इसका व्यापार जो है, उत्पादन एवं व्यापार, मत्स्य उत्पादन एवं व्यापार। तो मत्स्य उत्पादन एवं व्यापार की बात करें तो भारत में देखिए मछलियां जो हैं, इस मछलियों का व्यवसाय जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो उत्पादन है उस उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। लगातार ये उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है। भारत में मत्स्य उत्पादन की अगर बात करें तो चीन के बाद जो है भारत का दूसरा स्थान आता है मत्स्य उत्पादन में। किंतु जल संसाधनों के अनुपात में अगर बात करें तो जल संसाधनों के अनुपात में जो मछलियां हैं उन मछलियों का उत्पादन भारत के अंदर बहुत कम किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो समुद्रिक मछली जो है, उस समुद्रिक मछली का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, इन दो राज्य हैं, इन राज्यों के अंदर किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो 2001-2 में जो व्यापार हुआ अपने मछलियों का वो हुआ था 59.60 लाख। 2001 में जो व्यापार हुआ वो हुआ था 59.60 लाख टन जो मछलियां हैं, इन मछलियों का उत्पादन किया गया। 2012-13 में अगर बात की जाए तो 12-13 के अंदर 90.4, 2012-13 में 90.04 लाख टन जो है उत्पादन हुआ था। इसके बाद अगर अगली बात तो करें अपने भी 2013-14 में बात करें, 2013 और 14 में 95.83 लाख टन, 95.83 लाख टन जो है 83 लाख नहीं 95.80 लाख टन जो मछलियां हैं इनका उत्पादन किया गया, या इतनी मछलियां जो हैं वो पकड़ी गई। तो इस प्रकार से देख लीजिए अभी 2001-2 में व्यापार कितना था, 2012-13 के अंदर देखिए 90.04 हो गया, 2013-14 में 95.80 लाख टन हो गया। तो ये लगातार जो है निरंतर वृद्धि हो रही है मछली उत्पादन में भारत के अंदर, और इसका जो व्यापार है वो भी बढ़ रहा है। इसी के साथ मत्स्य संसाधन अपना पूरा होता है। अगला जो संसाधन चलता है वो अपने आएगा जल संसाधन। देखिए जल संसाधन के बारे में आगे जो है टॉपिक आएगा मत्स्य संसाधन के बाद। तो जल संसाधन जो है उसकी अगर बात करें तो जल जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है मनुष्य की, प्राणियों की। जल के द्वारा अपने सिंचाई वगैरह करते हैं, घरों में घरेलू कार्य के उपयोग में लेते हैं, बैंकों के अंदर उपयोग होता है, दैनिक कार्यों में अपने उपयोग होता है। तो जल का महत्व बहुत ज्यादा जो है मानव जीवन में बढ़ जाता है। तो ये एक अनिवार्य जो है संसाधन के रूप में आता है, लेकिन सीमित और अति संवेदनशील संसाधन भी आता ही है। सीमित और अति संवेदनशील क्यों है? मतलब ये है भी सीमित स्रोत हैं वो मिलते हैं पानी के। पानी पीने के जो स्रोत है या मीठा पानी जो है उसके स्रोत बहुत ही कम है। तो उस दृष्टि से ये अति संवेदनशील जो है संसाधन के अंदर आता है। मानव के जो कार्य हैं उन कार्यों के द्वारा ये जल संसाधन जो है वो लगातार दूषित होता जा रहा है। आने वाला समय ऐसा आएगा भी जो जल संसाधन है वो उपलब्ध भी नहीं होगा। तो अपना जल संसाधन जो है इसकी जो प्रक्रिया है वो पर्यावरण के ऊपर आधारित रहती है, और उस पर्यावरण की प्रक्रिया के आधार पर ये जो है चलता है। तो इसलिए ये जो संसाधन है वो बहुत ही ज्यादा अपने लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जल संसाधन के बारे में अपने जो डिटेल से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।